अस्सलाम वालेकुम। होप सो दिस वीडियो विल फाइंड यू इन गुड हेल्थ। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन था अटेम्प्टिंग पेपर्स अफेक्टिवली इन एग्ज़ाम्स। किस तरह से आप अपने पेपर्स को अफेक्टिवली अटेम्प्ट कर सकते हैं, यानी किस तरह से अगर आप अपने पेपर्स को अटेम्प्ट करोगे तो एग्ज़ामिनर नंबर एज सच नहीं काट सकता, या फिर किस तरह से आप अपने पेपर को मज़ीद अट्रैक्टिव बना सकते हो। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक है। इसमें हम जो चीज़ों को सबसे पहले डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा एग्ज़ामिनेशन सिस्टम क्या कहता है। ठीक है, एग्ज़ामिनेशन सिस्टम को देखेंगे कि वो किस तरह की चीज़ों को रिक्वायर कर रहा है, किस तरह का मटेरियल रिक्वायर कर रहा है। मीन्स दैट के शेड्स, आपकी मार्कर्स, आपकी पेन, उनका कलर एंड एट्सट्रा। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास जो बोर्ड आंसर शीट्स होती है उसकी समझ बूझ कैसी होनी चाहिए। यानी आप पेपर अटैम्प्ट कर रहे हैं तो उसकी जो आपके पास समझ बूझ है वो आपको होनी चाहिए ना। जब आप उसको अटैम्प्ट करो, आपके पास कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको यूज़ करके आप पेपर को अच्छे से अटैम्प्ट कर सकते हो। पेपर को अटैम्प्ट करने के लिए आप कौन सा फॉर्मेट यूज़ करोगे, राइटिंग कैसी होनी चाहिए, डायग्राम बनाओ तो वो किस तरह की हो। ठीक है, कोई अगर सवाल आ जाता है जिसमें वो कहता है डायग्राम भी बनाओ, प्रूफ करो, एक बाकायदा एक्सप्लेनेशन लिखो, उसको कैसे करोगे। या अगर न्यूमेरिकल का पूछा जाता है कि न्यूमेरिकल सॉल्व करो, उसको कैसे किया जाएगा। या फिर अगर कोई कहा जाता है कि जी एक पैराग्राफ दे दिया, उसके कंपैरिजन में कोई पैराग्राफ लिखो। इस तरह की बहुत सारी अलॉट ऑफ दीज अदर थिंग्स। ठीक है, आपकी हैंड राइटिंग बहुत काउंट कर रही होती है, आपकी टाइम मैनेजमेंट का बड़ा फैक्टर आ रहा होता है। आपने जब आपका पेपर हो गया एटलीस्ट उसको रिवाइज करना। तो ये सारी की सारी अफेक्टिव ट्रिक्स आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि अपना हमारा जो एग्जामिनेशन सिस्टम है उसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे। ठीक है, हमारा जो एग्जामिनेशन सिस्टम है ना, वो मोस्ट ऑफ द टाइम हम कह रहे होते हैं कि वो स्टूडेंट्स को इस चीज़ के ऊपर कंपेल कर रहा होता है, उसको कह रहा होता है कि आप चीज़ों को सीख के आए, स्किल्स को प्रैक्टिस करके आए। चीज़ें कभी भी रट्टा लगाने से नहीं आया करती। चीज़ें हमेशा, कोई भी आपको चीज़ है ना, जो चीज़ आपको नहीं समझ आ रही, आप उसकी इन डेप्थ नॉलेज लें। ठीक है, आप उसको सर्च करें। गूगल आंटी हर चीज़ का जवाब देती है। ठीक है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका जवाब उधर नहीं है। आप जाएं वहाँ पर जाकर चीज़ों को अवेलिएट करें, चीज़ों को सर्च करें, उनको उनकी मेरिट बेस पे देखिए, उनको आप जिस लेवल पर आपको चीज़ें रिक्वायर, आप उस लेवल पर आप चीज़ों को देखें। और इन चीज़ों को इम्पार्ट किया जाता है। हमारी जो हायर एजुकेशन है वहाँ पर इस चीज़ को वो इम्पार्ट किया जाता है। हमारे मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे जो मैट्रिक के स्टूडेंट्स होते हैं, हमारे जो इंटर के स्टूडेंट्स होते हैं, उन्हें ये चीज़ की समझ आ रही होती है कि उन्होंने पेपर को किस तरह से अफेक्टिवली वो अटैम्प्ट करना है। जब आप इस सारी वीडियो को देखेंगे ना और इस सारे सिनेरियो को देखेंगे तो आपके पास चीज़ों को देखना और उनको समझना और पेपर के अंदर उसको करना आसान हो जाएगा। सबसे पहले हमारे पास आज की चीज़ है जी कि हमारे पास कौन से मटेरियल रिक्वायर्ड हैं जो हमारे पास पेपर के अंदर हमें चाहिए होते हैं। अच्छा, अब बड़े मज़े का मैंने वो लिखा कि बगैर आप हथियार के जंग में जाएंगे तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि आप जीत के आएंगे। यानी पेपर करने जा रही हो और अगर पास मार्कर ही नहीं है, अगर पास पेंसिल ही नहीं है और ज्योमेट्री नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो कैसे उधर लिख के आओगे, कैसे अपनी बात अगले तक कन्वे करके आओगे। ठीक है, हमेशा अगर आपने पेपर अटैम्प्ट करना है तो उसको एक प्रेजेंटिंग वे में करें। आपका जो एग्जामिनर होता है उसको ये नहीं पता कि बेटा आपको हर चीज़ आती है। दे इवन डिडंट सी यू, उन्होंने आपको देखा भी नहीं होता, तो वहाँ पर आपका लिखा बोलता है, तो उसकी प्रेजेंटेशन बहुत मैटर कर रही होती है। पेपर को अटैम्प्ट करने के लिए जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होती हैं वो बहुत मैटर कर रही होती हैं। आप उसके अंदर क्या यूज़ कर रहे हो। अगर लाइक आपको क्लिप बोर्ड चाहिए, इंक चाहिए, पेन चाहिए, मार्कर चाहिए, स्केल चाहिए, आपकी रिस्ट वॉच बड़ी मैटर कर रही होती है ताकि आपको टाइम मैनेजमेंट का अंदाज़ा हो सके, वक्त का पता चलता रहे।
ठीक है। आपका जो ज्योमेट्री बॉक्स है उसके अंदर अलॉट ऑफ अदर थिंग्स, आपकी डाइज और ऑल ऑफ दैट, आपका टिशू, आपकी बॉटल पानी की, ये सारी चीज़ें कैलकुलेटर, ये वो बुनियादी चीज़ें जो आपको पेपर अटैम्प्ट करने के अंदर चाहिए होती हैं। ठीक है, बजाय इसके कि आप अपने पेपर से ध्यान उठा के उधर एग्जामिनर से पूछ रहे हो भाई कितना टाइम रह गया है, कितना टाइम रह गया। ठीक है, दिस इज़ नॉट अ सॉफ्ट थिंग। तो आपको अपनी तरफ से जो तैयारी है वो मुकम्मल करके जानी होती है। सो ये मटेरियल्स आपके पास रिक्वायरमेंट में होते हैं, तो आप इनको जो है वो यूज़ करें। आपको जो इवन का आपका जो क्लिप बोर्ड है वो आपको नहीं पेपर में दिया जाता ना, वो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम आपको क्या करना होता है, आपको जो है वो क्लिप बोर्ड जो है वो तब वो ऑफ़र करते हैं अगर आप लेफ़्ट हैंडेड है। इस बात को भी याद रखें। राइट हैंड वालों को वो कह रहे होते हैं जिसके ऊपर रख के लिखो, ताकि के ऊपर रख के लिख लो। ठीक है, आपके पास पेन्स जो है वो वर्किंग कंडीशन में होने चाहिए। ये ना हो कि आप जस्ट पेन ले जाओ और आपको ये भी ना पता हो कि भाई ये चलता भी है या नहीं। आपके पास जो मार्कर हो वो कट मार्कर हो, ताकि राइटिंग एक अच्छी हो सके और एक सिंपल वे में आप चीज़ों को अच्छे से ले सको। ठीक है, आपके पास स्केल होना चाहिए ताकि आप लाइंस, मार्जिन लाइंस, यानी जो हाशिया हम लगाते हैं इधर से और इधर, ये ठीक है, वो आपके पास होना चाहिए। पानी की बॉटल आपके पास होना चाहिए। पेपर मैथ का है तो कैलकुलेटर के बगैर कैसे जाओगे, सवालों को सॉल्व नहीं करना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, इवन के इन केसेस में भी, ना सिर्फ मैथ में, आपके पास जहाँ पर भी आपको मैथमेटिकल का कुछ भी सॉल्व करना तो आपको ये चीज़ वहाँ पर लेके जानी पड़ती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है, आखिरी जो चीज़ आपके जो टिश्यूज़ होते हैं वो भी बेटा जो है वो, बिकॉज के हमारे पास मोस्ट ऑफ द टाइम अभी भी इस टाइम पे भी पेपर हो रहे हैं, और ये कोई इतना कोई आगे जाके जून जुलाई और इन्हीं मौसमों में जो है वो पेपर होते हैं, तो लोड शेडिंग का बड़ा इशू रहता है। तो उस दौरान फिर पसीना वगैरह और ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। आपके पास जो बोर्ड आंसर शीट है उसकी एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, यानी आपको पता होना चाहिए अपने रोल नंबर कैसे फिलअप करना है, कौन सा बॉक्स आपने फिल करना है। अगर आपको इस चीज़ का ना पता हो, अगर आपका सारा पेपर ठीक हो, A to Z सही लिख के, रोल नंबर गलत मेंशन कर दिया, उसके करेक्ट डिजिट मेंशन नहीं किए, उसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ी, उसके पेपर टाइम को नोट नहीं किया, उसमें ये नहीं देखा कि पेपर इवनिंग का दे रहे हो और मॉर्निंग पर टिक लगा रहा हूँ एंड ऑल ऑफ दैट, अगर यहाँ पर गलती कर जाओगे ना बेटा, कोई फ़ायदा नहीं पेपर करने का सारा क्रॉस होगा। ठीक है, आपको कोई फ़ायदा ही नहीं होगा पेपर को करने का। आगे चलते हैं, हमारे पास अगली चीज़ आती है जी, स्टेप्स फॉर अटेम्प्टिंग पेपर। सबसे पहले आपको जब पेपर दिया जाए, ठीक है, वो जो है, आई नो दैट कि आप पेपर की बहुत अच्छी तैयारी करके जाते हैं, लेकिन देखें आपके दिमाग के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं ना, वो या आपकी जो नॉलेज होती है वो हमेशा गुड ग्रेड्स नहीं दिलाती। गुड ग्रेड्स आपको हमेशा अफेक्टिव मैनर्स दिलाते हैं। ठीक है, गुड ग्रेड्स आपको यूनिक हमेशा आपके मैनर्स कर रहे होते हैं, आपके अफेक्टिव मैनर्स कर रहे होते हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर रही होती है। आपकी नॉलेज से ज़्यादा अगर आप इन चीज़ों को वाइजली लेके चलोगे तो वो आपको ज़्यादा फ़ायदा देती हैं। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि जब आपको पेपर मिला है, आपने सबसे पहले क्या करना, पेपर पकड़ा, लाइनें लगाई। लाइनें लगाने के बाद आपने क्या करना होता है, आपने जो जिस हिसाब से आपके पास पेपर आया उस हिसाब से आपने उसको मेंशन करना होता है। ये ना करें कि आप आगे पीछे जो है वो सवालों को करें, कि बहुत ही कोई गलत तासुर डालता है एग्जामिनर के ऊपर। जब एग्जामिनर को सफ़े पलट के सवाल ढूंढने पड़ते हैं ना, तो उसकी वैसी बस हो जाती है। ठीक है, आपने क्वेश्चन नंबर बड़ा प्रॉपरली मेंशन करना होता है, अपने सीक्वेंस को ख़राब ना किया करें। मतलब एक सवाल आपने एक जुज से कर लिया, दूसरा दूसरे पार्ट से कर लिया, तीसरा, दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग टू डू, बल्कि वो चीज़ गलत होती है। अगर एग्जामिनर चाहे ना उस टाइम के ऊपर सारे के सारे नंबर काट सकता है। हेडिंग लाजमी लिखें, आप जो चीज़ लिख रहे हो उसकी हेडिंग लाजमी लिखो। ठीक है, हेडिंग बहुत अच्छा तासुर डालती है। और आपके पास जब आपका सवाल ख़त्म हो गया, कोशिश करें नीचे एक लाइन लगा दें और उसके बाद अगले सवाल की तरफ मूव करें। अब हमारे पास आता है पेपर राइटिंग फॉर्मेट क्या होना चाहिए। पेपर राइटिंग फॉर्मेट के अंदर देखें, अगर कोई आपसे ये पूछता है ना कि डिफ़ाइन लेट्स सपोज, वो कह रहे हैं कि डिफ़ाइन एटॉमिक नंबर, ठीक है, मैंने ये दो हैं, तो वो कह रहे हैं डिफ़ाइन एटॉमिक नंबर। एक बात हमेशा याद रखें, जब भी पेपर के अंदर डेफिनेशन पूछी जाए तो उसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि सिर्फ 2 लफ्ज़ों की एक डेफिनेशन लिख के आ जाओ, एक लाइन की एक डेफिनेशन लिख के आ जाओ। नहीं,
दुनिया का कोई एग्जामिनर उसके ऊपर आपको 0.5 से ऊपर नंबर नहीं दे सकता। वो जो राइट है डेफिनेशन है ना बोर्ड ने, उसके नंबर जो है वो आप कह लें कि सवाल इस तरह आता है, हमारे बच्चे क्या करते हैं, वो सवाल को समझ के बस ऊपर ऊपर से समझ लेते हैं, डेफिनेशन लिखे, चलो जी 2 लाइनों की डेफिनेशन लिखो, बाकी अल्लाह हैर सल्ला। ये काम नहीं करना होता। अगर डेफिनेशन आ रही होती है ना तो आपको उसको बताना होता है, उसको एक्सप्लेन करना होता है। बोर्ड वालों ने उसके नंबर डिवाइड किए होते हैं कि जी अगर लेट्स सपोज एटॉमिक नंबर है तो सबसे पहले 0.5 उसकी डेफिनेशन के, जस्ट 0.5 उसके सिंबल के, 0.5 उसकी रिप्रेजेंटेशन के, 0.5 उसके जो है वो मैथमेटिकल अगर कोई इसका जो है वो फार्मूला, और उसके बाद जो अगली चीज़ है उसकी एग्जाम्पल्स बड़ी मैटर कर रही होती हैं, आपकी एग्जाम्पल्स होनी चाहिए। ठीक है, ये बात याद रखें, जब भी डेफिनेशन पूछी जाए तो खाली डेफिनेशन लिख के ना आ जाया करें। डेफिनेशन के साथ बेटा उसकी जो है ये किसी भी लेवल पर बात कर रही हूँ, MS PhD लेवल पर भी बात कर रही हूँ, डेफिनेशन को हमेशा सिंपल नहीं लिख के आते, उसके एग्जाम्पल लास्ट में लिख के आते हैं, कम से कम 1 या 2 एग्जाम्पल, ताकि एग्जामिनर तो इस काबिल होना कि वो आपको नंबर दे सके। यूनिट अगर है यूनिट लिखे, कोई इंस्ट्रूमेंट अगर यूज़ हो रहा है वो लिख लें। ठीक है, डायग्राम को कैसे ड्रॉ करें, डायग्राम को ड्रॉ करें। डायग्राम आपकी जो है सबसे पहली चीज़, अगर कोई रॉ डायग्राम है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम बना रहे होते हैं वो रॉ डायग्राम ही होती है, बिकॉज एक अच्छी डायग्राम तो फिर वो आप कह लेना, लेकिन बहुत सारे लोग जो होते हैं वो आर्टिस्ट होते हैं, वो बनाते हैं बहुत बहुत अच्छी डायग्राम्स। उसमें आपको करना क्या होता है, डायग्राम समझ आनी चाहिए, यानी उसकी लेबलिंग, और उसके ऊपर कोई गंद ना मचाओ, फिगर अच्छे से मेंशन हो, फिगर नंबर मेंशन हो, फिगर की डिटेल हो कि भाई किस चीज़ के ऊपर फिगर बना हुआ है, और फिगर मेंशन प्रॉपरली हो, ये बात याद रखें। यानी लाइन निशाने लगा के बताओ कि फिगर जो है वो इस तरह से है। और उसके बाद आपके पास डेरिवेशन अगर कोई पूछ ली जाए और उसमें प्रूफ पूछ लिया जाए कि प्रूफ करें, तो ये देखें आपके सामने एक न्यूटन्स लॉ के सेकंड क्वेश्चन जो है उसको किया हुआ है। उसमें देखें सबसे पहले आपने कोशिश किया करें कि अगर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है आप उसको, उसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो लास्ट में लिखें। हमारे बच्चे क्या कर रहे होते हैं, डिस्क्रिप्शन लिख के नहीं आते, बस एक डायग्राम ड्रा कर लेते हैं, रट्टे मारे होते हैं, और साथ में ये जो हमारे पास आती हैं जी आपके इक्वेशंस, उसको जस्ट वो देख लेते हैं। ये काम नहीं करना होता। डेरिवेशन हमेशा जब पूछी जाए, यानी लॉन्ग में सवाल पूछा जाए, उसको एक प्रॉपर वे में लेके चलते हैं। सबसे पहले आपकी डेफिनेशन, या अगर कोई लॉ है या कोई स्टेटमेंट है, कुछ भी, उसको लिखें, उसकी एक पैराग्राफ उसको जस्टिफाई करें, उसकी इंपॉर्टेंट उसके सिग्निफिकेंस को दें। अगले पैराग्राफ की तरफ आप आएँ, डायग्राम ड्रॉ करें। क्या जो डायग्राम आपने ड्रॉ कर ली है उसको अपने अल्फाज में लिखना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। एक बच्चा जो मैट्रिक या जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर लेवल पर आ जाए, क्या वो अपनी लिखी हुई चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर सकता? क्या वो ये नहीं बता सकता भाई ये ए से बी की तरफ लाइन खींची है, बी से सी की तरफ जा रही? क्या वो इन चीज़ों को अपने अल्फाज में बयान नहीं कर सकता? अगर वो इन चीज़ों को भी अपने अल्फाज में बयान नहीं कर सकता तो फिर ये बहुत गलत इंप्रेशन डालता है। तो आपको डिस्क्रिप्शन देनी पड़ती है, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन दोगे तो पूरे नंबर आएंगे। उसके बाद अगली जो चीज़ हमारे पास आती है वो आती है कि न्यूमेरिकल। अगर कोई न्यूमेरिकल आ जाए, न्यूमेरिकल जब आपके पास आए तो उसमें भी आपके पास ना नंबर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। 2 नंबर तो ऐसे होते हैं जो आप अजाफी ले जाते हो। वजह क्या है? गिवन डाटा सवाल में मौजूद है, व्हाट टू फाइंड सवाल में मौजूद है। 2 चीज़ें सेपरेट हेडिंग के साथ लिख जाओ तो आपको 2 नंबर मिल जाते, क्योंकि 1 नंबर यहाँ पर, 1 नंबर यहाँ पर है। 1 नंबर आपका जो है वो, चूँकि 4 नंबर का न्यूमेरिकल होता है, 1 नंबर आपका जो है वो फार्मूला का होता है कि आप कौन सा फार्मूला या कौन सी मेथोडोलॉजी यूज़ करोगे, उसकी प्रॉपर डिस्क्रिप्शन का होता है। आधा नंबर जो होता है वो आपके आंसर का होता है, और आधा यूनिट जो आधा नंबर जो होता है वो उस आंसर के प्रॉपर यूनिट का होता है। तो इस तरह से आपके पास नंबर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। इस हिसाब से न्यूमेरिकल को अटैम्प्ट किया करें। कंपैरिजन में जब भी आपसे पूछा जाए, मैं दोबारा बात करने लगी हूँ, डिफरेंस पूछ ले, कोई सिमिलैरिटीज़ पूछ ले, कोई कंपैरिजन पूछ ले, डिस्टिंग्विश पूछ ले, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आपको लगता है कि जो है वो एक दूसरे के कंपैरिजन में आनी चाहिए। एक बढ़ या दूसरे कम हो रही है, एक के एडवांटेजेस हैं दूसरे के डिसएडवांटेजेस हैं,
एक थ्योरी ये कह रही है, दूसरी थ्योरी ये कह रही है, तीसरी ये कह रही है। इसको हमेशा आपने दरमियान में लाइन लगा के इसको बताना है। और दूसरी चीज़ याद रखें कि जहाँ पर देखें डॉट ये ख़त्म हो रहा है वहीं पर से ये ख़त्म हो रहा है, जहाँ से ये शुरू वहीं से ये शुरू। इस चीज़ को बड़ा ध्यान में रखना है। कुछ बच्चे मोस्ट ऑफ द टाइम क्या कर रहे होते हैं, एक इधर ख़त्म हो रहा है, दूसरा यहाँ से शुरू, तीसरा यहाँ से चौथा, ये भी बहुत गलत असर डालता है। हमेशा इसको सामने सामने रखते हैं, ठीक है जी। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ अगर कोई पूछ ले, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ या फिर जो आपके पास करैक्टरिस्टिक्स हैं या फिर यूजेस हैं, उसको हमेशा आपने जो है वो डॉट की फॉर्म में लिखना है। देखें डेफिनेशन लिखें प्रॉपर उसकी, उसके बाद आप स्टेप्स लिखें या आपने प्रॉपर्टीज़ लिखनी है प्रॉपर्टीज़ लिखें। लेकिन हमेशा याद नोट रखें कि या उसको आप 1 2 3 4 5 स्टेप्स में लिखें करैक्टरिस्टिक्स, या फिर उसको आप डॉट की फॉर्म में लिखें ताकि आपकी जो पेपर प्रेजेंटेशन है वो अच्छी हो। आपकी हैंड राइटिंग भी मैटर करती है। जी हाँ जी, बिल्कुल मैटर कर रही होती है। आपकी जो हैंड राइटिंग है वो हमेशा अच्छी वाली होनी चाहिए, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है, एक बहुत अच्छा पेपर होता है, लेकिन वो नीट और क्लीन नहीं होता। चीज़ें कट की होती हैं, बार बार रिमूवर यूज़ किया होता है, वाइटनर यूज़ किया होता है, बहुत गलत तासुर डालता है, ठीक है। बहुत गंदे मार्क्स मिलते हैं। फिर पेपर चेकर के लिए चीज़ों को समझना मुश्किल हो जाता है आपकी गंदी हेडिंग की वजह से, आपकी गंदी राइटिंग की वजह से। अगर आपने काम सारा अच्छा किया लेकिन आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो वो चीज़ आपको बहुत मसला करेगी। उस चीज़ को जो है वो आप बेहतर करें, उसको जो है अपने आंसर के अंदर अपनी जो राइटिंग है उसको नीट और क्लीन और प्रॉपर करें, उसकी फॉर्मेशन अच्छी करें, ठीक है, ताकि आप अच्छे नंबर जो है गेन कर सकें। तो हैंड राइटिंग जो है उसका बड़ा एक खासा इम्पैक्ट है। टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट आपकी होनी चाहिए। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको पेपर मिला, आपने उसको लिखना, जो ही मिला आपने उसको लिखना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले सवाल को देखें, उसको समझें, उसको देखें कि वो किस तरह आपके लिए ईजियर है, उसको अटैम्प्ट करें, ठीक है, उसको ट्राई करें अटैम्प्ट करने की सारे के सारे क्वेश्चंस को। लेकिन एक चीज़ याद रखें, हम मोस्ट ऑफ द टाइम कर क्या रहे होते हैं, टाइम मैनेजमेंट के अंदर हो क्या रहा होता है कि हमारे पास अगर एक पार्ट आ गया उसके 8 सवाल हैं, हम 9 के 9 कर रहे हैं, 10 के 10 कर रहे हैं। और उस केस में हमारा क्या हो गया, हमारे वो जो एक 10वां सवाल आपने एक्स्ट्रा किया उसका आपको कोई नंबर नहीं मिलने। अगर ऊपर वाले 8 सही हैं तो एग्जामिनर 9वें को चेक भी नहीं करता। हाँ, अगर ऊपर से कोई गलत हो गया तो वो 9वें को चेक कर लेते हैं, 10वें को चेक कर लेते हैं। तो कोशिश करें कि एक एक्स्ट्रा करें सवाल, उससे ज़्यादा ना करें। वजह यह है कि वो आपका टाइम ज़ाया होगा और उसकी बनिस्बत आप वो सवाल करें जिसके आपको नंबर मिलने हैं, ठीक है। ये ना हो कि आप उसको छोड़ के पहली जो उसके ऊपर खपते रहें, दूसरी का टाइम ही आपके पास ना बचे। तो टाइम मैनेजमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बाद आप जो है रिवाइज करें अपने जो आपका पेपर है, यानी जब आपके पास पेपर आपका कंप्लीट हो गया, अपने पेपर को देने से पहले एक दफ़ा उसकी रिवीजन करें, एक दफ़ा उसको देखें, अपनी चीज़ों को मैनेज करें टाइम के ऊपर। उसको अगर कुछ टाइम आपके पास बच जाता है, पूरे पेपर को आप अच्छे से रिवाइज करें, ठीक है। अपने पेपर को थैरोली उसको एक दफ़ा अगर हो सके तो आप उसको कोशिश करके पढ़ ले। अगर कोई चीज़, कोई मिस्टेक आपको मिलती है उसको सही करें, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक मिलती है, कोई सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर कोई मिस्टेक मिलती है, ठीक है। ये मोस्ट ऑफ द टाइम हो रहा होता है, ख़ास तौर पर इंग्लिश के पेपर के अंदर। मैं अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि ग्रामेटिकल और सेंटेंस स्ट्रक्चर मिस्टेक्स आपके पास नहीं होनी चाहिए। मार्जिन ही नहीं होता आपके पास कि आप ये मिस्टेक्स करो, ठीक है जी। उम्मीद है आज का हमारा टॉपिक था हमारे पास पेपर अटैम्प्ट ट्रिक्स और टिप्स, ठीक है। आपने जो है उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। अगर अभी भी कोई सवाल है जो आपको तंग कर रहा हो या इसके अंदर कोई चीज़ हो ऐसी जिसकी आपको ना समझ आई हो, आप जो है वो कमेंट सेशन में आके इसको सेपरेटली मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। कमेंट सेशन में आके अपना सवाल ड्रॉप कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं जो है वो जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी, इनफैक्ट जवाब दूँगी भी, ठीक हो गया। और अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। और अच्छी अच्छी वीडियोस को हासिल करने के लिए और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें और वीडियोस को लाइक एंड शेयर किया करें, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।